हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी देखो, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नेशनल इनकम का मीनिंग समझा था और मैंने आपको बोला था कि उस नेशनल इनकम के मीनिंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सो हियर आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। तो हमने नेशनल इनकम के मीनिंग में देखा था कि हमको सबसे पहले ये पता करना है व्हाट डू वी मीन बाय टोटल मनी वैल्यू। तो देखो, मनी वैल्यू का सिंपल मीनिंग है जब आप नेशनल इनकम निकालने जाएंगे तो अब जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज मार्केटेबल होना चाहिए। मार्केटेबल मतलब उनका मार्केट में सेलिंग प्राइस अवेलेबल होना चाहिए। तो जो भी गुड्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं उनकी जो भी रिटेल सेलिंग प्राइस है, यानी जो भी उसकी मार्केट प्राइस है। व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट प्राइस? जिस प्राइस पर वो मार्केट में मिलता है प्रोडक्ट, तो वो जनरली उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होती है। या फिर सर्विसेज हैं तो सर्विसेज हमें पता होती है कि मार्केट में ये सर्विस किस रेट पर प्रोवाइड की जाती है। तो आपको वो ही मार्केट प्राइस लेना है, यानी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई पर्टिकुलर ईयर में और जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो रिटेल सेलिंग प्राइस है, वो मार्केट वैल्यू लेना है। दैट विल कंसिडर योर मनी वैल्यू। तो अभी फिलहाल के लिए मनी वैल्यू ये है, बट यहाँ से रॉ नेशनल इनकम निकलेगी। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, तब जाकर हम एक्चुअल नेशनल इनकम पर पहुंचेंगे। तो जब हम इसका एक्चुअल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें एडजस्टमेंट सिखाऊंगी। बट अभी फिलहाल के लिए मनी वैल्यू क्या है, आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल रहेगा मनी वैल्यू का? दैट विल बी मार्केट प्राइस। तो आपको वो ही लेना है और उसी को क्लब करना है। अब उसमें आगे एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो हम बाद में एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, टोटल मनी वैल्यू जो लेना है वो मार्केट प्राइस लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। अब देखो, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमको जो वैल्यू लेना है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की लेना है। तो अब गुड्स एंड सर्विस तो हमको समझ में आता है, ये फाइनल वर्ड क्या है, किसको मानेंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। तो देखो, मैंने एक बहुत ही सिंपल मीनिंग दिया है। जो भी पर्टिकुलर गुड है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर सर्विस है, वो फाइनल है या नहीं है, उसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन। यानी वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बिका तो जिसने खरीदा उसने उसको और आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसने उसको खुद कंज्यूम करने के लिए खरीदा है। यानी उसका आगे फर्दर ना तो कोई प्रोसेसिंग होने वाला है और ना ही उसको फर्दर कोई आगे सेल करने वाला है। तो उसी को बोला जाता है फाइनल गुड और फाइनल सर्विस। देखो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट किसी एक के लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है। अब मैंने एक नया टर्म यूज किया है यहाँ पर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कंजम्पशन मतलब क्या, कि जो पर्सन उसको खरीद रहा है वो पर्सन उसको अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहा है। आगे उसको उसका बिजनेस नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है या फिर आगे किसी और को सेल नहीं करना है। तो उसको बोला जाता है फाइनल गुड और सर्विस। तो अब देखो, एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक व्हीट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो अब देखो, यहाँ पर व्हीट है तो व्हीट भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है क्योंकि उसका प्रोडक्शन होता है ना। उसके बाद व्हीट से व्हीट फ्लावर बनता है, तो व्हीट फ्लावर भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। तो अब व्हीट की वैल्यू ले या व्हीट फ्लावर की वैल्यू ले, तो अभी व्हीट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम मानते हैं कि व्हीट फ्लावर एक प्रोडक्ट है। तो अब देखो, यहाँ पर व्हीट फ्लावर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिसने खरीदा है उसने किस पर्पस के लिए खरीदा है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने देखा कि व्हीट फ्लावर एक पर्सन ने खरीदा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब सिंपली रोटी बनाने के लिए सबको आटा लगता ही है, तो उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा। तो जिसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा उसके लिए क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि इस आटे की कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई। प्रोसेसिंग हुई भी तो वो प्रोसेसिंग होकर आगे कहीं ये बिका नहीं है। ये आटा जिसने लिया उसने खुद यूज किया। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, एक बेकरी वाले ने भी आटा खरीदा, उसको भी तो व्हीट फ्लावर की जरूरत पड़ती है। तो बेकरी वाले को क्या बनाना था, उस व्हीट फ्लावर से ब्रेड बनाना था। तो अब उसके लिए व्हीट फ्लावर क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो फर्स्ट केस में तो व्हीट फ्लावर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, यानी उसकी वैल्यू आएगी।
और दूसरे केस में व्हीट फ्लावर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तब यहाँ पर व्हीट फ्लावर की वैल्यू नहीं आएगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर ब्रेड बना। अब जो भी खरीदेगा वो ब्रेड खरीदेगा और ब्रेड को कंज्यूम करेगा, तो उस ब्रेड में व्हीट फ्लावर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमको व्हीट फ्लावर की वैल्यू नहीं लेना है सेकेंड केस में, हमको ब्रेड की वैल्यू लेना है। यानी फर्स्ट केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या है, व्हीट फ्लावर, और सेकेंड केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड। तो सेकेंड केस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, व्हीट फ्लावर। यही चीज मैंने आपको बताई थी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक के लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर भी व्हीट फ्लावर की वैल्यू लें, और ब्रेड में तो ऑलरेडी वो वैल्यू इंक्लूडेड है, अगर ये दो दो बार आ जाएगी तो एक ही प्रोडक्ट की डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये ना हो, इसलिए हमने क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो वैल्यू लेना है वो मॉनिटरी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की होनी चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की नहीं होना चाहिए। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल वेरी वेल। अब इसके अलावा भी हम समझेंगे इससे रिलेटेड डिटेल्स जब हम फीचर्स पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग यही है। तो इसको पहचानना कैसे, इट डिपेंड्स, द बायर इज बाइंग इट फॉर कंजम्पशन और द बायर इज बाइंग इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर सेलिंग इट टू समवन एल्स। तो अगर कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है। और अगर उसका फर्दर प्रोसेसिंग होने वाला है और कोई और प्रोडक्ट बनने वाला है या फिर वो आगे बिकने वाला है, तो वो फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन। तो अब देखो, प्रोडक्शन के लिए ओवरऑल 4 चीजों की जरूरत होती है जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। तो ये भी आगे डिटेल में आएगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके जो भी गुड्स बनाए जाते हैं या सर्विसेज बनाई जाती है जिनकी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो मार्केट में बिकते हैं, तो उसी चीज को बोला जाता है प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ, हमने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए, इनको कंबाइन किया और उससे कोई तो यूटिलाइज करने वाली या कंज्यूम करने वाली चीज बनाई जिसको लोग क्या खरीदेंगे, अपनी जरूरतों के लिए कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन इज। अब एक और चीज है कि प्रोडक्शन तो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन वो प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। तो अब कौन से गुड्स कंट्री के अंदर बने हैं, कौन सी सर्विसेज कंट्री के थ्रू प्रोवाइड हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या मानेंगे कि ये कंट्री के अंदर है और क्या मानेंगे कि ये कंट्री के अंदर नहीं है। तो अब देखो, एक तो इंडिया का मैप है, तो वो इंडिया का जो मैप है उसमें बाउंड्रीज है, तो वो बाउंड्रीज के अंदर अंदर तो जो हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज इन इंडिया बिकॉज इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो लैंड एरिया की अगर बात करें, अगर लैंड पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो विद इन लोकल बाउंड्रीज, जो इंडिया का मैप है उसके अंदर अंदर जो हो रहा है उस बाउंड्री तक, तो वो सारा प्रोडक्शन इंडिया का माना जाएगा। लेकिन कुछ सर्विसेज सी में भी तो प्रोवाइड की जाती है, तो वो इंडिया से कनेक्टेड जो सी एरिया है उसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम, तो कौन से एरिया तक माना जाएगा कि वो इंडिया की सर्विसेज हैं या इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं। माइनिंग होती है, सी के अंदर बहुत सारी चीजें निकलती है, तो ये सारा भी प्रोडक्शन में ही आता है, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सी एरिया के बारे में बोला गया है कि आप लैंड एरिया जहां बॉर्डर खत्म होती है और जहां से सी स्टार्ट होता है वहां से आगे 12 नॉटिकल माइल्स, किसी भी एरिया में जहां लैंड एरिया खत्म हो रहा है और जहां से सी स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रेट जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वहां पर, वो सारे क्या बोले जाते हैं, इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, ऐसा माना जाएगा। जैसे शिप का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो शिप तो सी में ही रख के बनाया जाता है, तो इफ इट इज कनेक्टेड विद द बाउंड्री ऑफ द कंट्री या फिर इट is within the 12 nautical miles of the country, then it will be treated as that ship has been produced in इंडिया। तो अब सी एरिया भी हमको समझ में आ गया। अब इसके अलावा हवा में भी तो सर्विसेज होती हैं, बाय एयर सर्विसेज दी जाती है। तो अब एयर में बाय एयर अगर कोई सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एयर स्पेस कौन कौन सी लेनी है, तो वहां तो ऐसा कोई है नहीं कि इंडिया का मैप ऊपर भी बना हुआ है। तो लैंड एरिया जो है वो और सी एरिया जो हमने कवर किया है, तो इसके ऊपर भी स्काई भी उतना ही कवर्ड है।
तो जितना लैंड के ऊपर स्काई आ रहा है जो हमने कवर किया है और जितना सी के ऊपर स्काई आ रहा है, अगर वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उतने एरिया में, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब इसके अलावा अंडर द सी माइनिंग भी होता है और सी के अंडर भी जाकर बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, प्रोड्यूस किया जाता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स अंडर द सी भी क्या होता है, इंडिया का प्रोडक्शन माना जाता है। इसके अलावा एक और सिंपल तरीका है कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने का। सो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो प्रोडक्शन इंडिया का है। जैसे कि इंडिया का कोई फिल्म स्टार कहीं बाहर की कंट्री में जाकर क्या कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो लेकिन वो इंडिया का फिल्म स्टार है, ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वी विल कंसिडर हिम एज द रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो अगर उसने बाहर दुबई में जाकर भी शूटिंग की और सर्विसेज दी, प्रोवाइड की, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इन इंडिया। लेकिन वो फिल्म भी तो प्रोड्यूस हुई है, फिल्म भी तो अपने आप में एक प्रोडक्शन है, वो फिल्म का प्रोडक्शन दुबई के रिसोर्सेज यूज करके किया गया है, दैट्स व्हाई दैट फिल्म विल बी ट्रीटेड एज प्रोड्यूस्ड इन दुबई, बट दैट स्टार हैज गिवन सर्विसेज बीइंग ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही बिलोंग्स टू इंडियन रिसोर्सेज, तो वो स्टार की सर्विसेज को बोला जाएगा इट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज। तो अभी फिलहाल बेसिक लेवल पर इतना समझना सफिशिएंट है, इसका और भी क्लैरिफिकेशन आता है, बट वो हायर लेवल की स्टडीज करते हैं तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सो एज ऑफ नाउ दिस मच इज सफिशिएंट। तो एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि कंट्री के अंदर का मतलब क्या होता है, व्हाट वी विल कंसीडर एज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। नाउ एक और क्वेश्चन था कि एक साल का के अंदर अंदर ये बनना चाहिए, तो अब पीरियड ऑफ 1 ईयर तो हमको समझ में आता है कि 12 मंथ्स, लेकिन 12 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक। सो इट इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल ईयर, हमेशा ये फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में नेशनल इनकम निकाली जाती है, यानी हमें प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक का देखना है किसी भी साल का। इट द ईयर शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट शुड एंड ऑन 31 मार्च। अभी आप लोग 12th में हैं तो आई एम श्योर आपको इतना पता है कि कैलेंडर ईयर अलग होता है और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। तो हमेशा इसी फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में प्रोडक्शन देखा जाएगा और नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको अब्रॉड इनकम भी इंक्लूड करना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अब्रॉड इनकम। सो एक और वर्ड यहाँ पर आया है दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब देखो हमने कुछ प्रोडक्शन किया होगा तो एक्सपोर्ट भी किया होगा तो वहां से पैसा आया, कुछ हमने इंपोर्ट भी किया होगा तो वहां पैसा दिया। तो एक तो ये आ गई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये तो प्रोडक्शन कंट्री में ही हुआ था, एक्सपोर्ट करने के लिए जो हुआ था तो ये तो प्रोडक्शन में ऐसे भी आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ रिसीट्स होती हैं, जैसे कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है किसी फॉरेन कंट्री में, अब मैंने उसको सेल किया तो सेल करके पैसे आए होंगे, तो ये अब्रॉड रिसीट है, फॉरेन से कमाई गई इनकम जो यहाँ के प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं हुई है, तो इसको इंक्लूड करना है। और इसके अलावा कोई फॉरेनर भी तो होगा जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसने सेल आउट की तो उसको पेमेंट दिया होगा, तो ये पेमेंट सारे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो रिसीट्स को ऐड करो, पेमेंट्स को माइनस करो, तो ये दोनों ऐड लेस करने की जगह इसका नेट अमाउंट ले लिया जाता है कि हमने नेट कमाया कितना, यानी आया उसमें से जो गया वो माइनस कर दो, तो जो नेट बचा दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब देखो रिसीट पेमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है। सपोज इफ बहुत से लोग हैं जो फॉरेन में अब्रॉड में जॉब करने जाते हैं, फिर वहाँ पैसा कमाते हैं, फिर वहाँ से अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, सो इट्स रिसीट फ्रॉम अब्रॉड। बहुत से लोग हैं जो फॉरेन में स्टडी करने जाते हैं तो फिर पेरेंट्स उनको यहाँ से पैसा भेजते हैं, इट्स अ पेमेंट टू अब्रॉड। तो रिसीट में से पेमेंट माइनस कर दो तो जो बचा वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसको आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। ये वो प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन हमने सिर्फ इंडिया का लिया था, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। हमारा एक और क्वेरी सॉल्व हो गया। नाउ लास्ट कम्स इज कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, और सिंपल लेवल पर इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये प्रोडक्शन करने में ओवरऑल मशीनरीज यूज होती है, तो वो मशीनरीज या फिक्स्ड एसेट जो भी हैं जो हमने यूज की, तो यूज करने से उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो जो भी वैल्यू में रिडक्शन आया
एसेट की वैल्यू में, एसेट हमने प्रोडक्शन में यूज की, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आया, तो वो रिडक्शन यूज की वजह से आ सकता है या वियर एंड टेयर, टाइम के हिसाब से क्या होती है, चीजों की वैल्यू घटती जाती है। तो जितना रिडक्शन आया वो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये कैलकुलेट करना है और इसको नेशनल इनकम में से हटाना है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू ली है उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसको कम करना है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। अब वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड कैसे है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि नेशनल इनकम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस इस सेशन में सॉल्व हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू स्टडी इज फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि वो इंक्लूडेड क्यों होता है कॉस्ट में। सो फॉर नाउ सी यू ऑल, टेक केयर।